नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया है फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो मेरे भाई लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th में हमने कौन कौन सा चैप्टर कवर कर लिया, थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं हम लोग। वेक्टर्स हमने पूरा क्लियर कर लिया। सेकेंड हमने क्या किया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने पूरा कवर कर लिया। मोशन इन प्लेन हमने पूरा कवर कर लिया। आज बारी है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसे जैसे फिजिक्स में हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये फिजिक्स और भी मुझे मतलब आप लोगों को या हमें सब लोगों को अच्छा लगने लगता है ये फिजिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा मोशन के बारे में, उसमें बस आपने पढ़ा कि मोशन कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस मतलब मोशन क्यों हो रहा है वो हम लोगों ने जानने का कोशिश नहीं किया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये मोशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये मोशन होने के पीछे जो वजह है, रीजन है, वो क्या है। आ रहा है बात समझ में? तो वही आज हम लोग का टॉपिक है। तो फोर्सेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। तो फोर्स के बारे में हम लोग समझते हैं ना बेटा कि फोर्स होता क्या है। नाइन्थ में हमारे पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोगों को नाइन्थ में दिया गया था कि फोर्स होता क्या है। फोर्स बेसिकली क्या होता है, मतलब पुश और पुल होता है। मतलब आप किसी को पुश कर रहे हो, मतलब धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो, उसी को तो फोर्स बोलते हैं ना। जहां आप एफर्ट लगा रहे हो उसी को हम फोर्स बोलते हैं। तो उसी फोर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, और जो लॉ ऑफ इनर्शिया सीख गया वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो टॉपिक है दिस इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन। उसमें से हमें सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है इनर्शिया। इनर्शिया टॉपिक इज इनर्शिया। इनर्शिया ये होता क्या है, इनर्शिया देखते हैं ये टॉपिक। आप लोग जब रोटेशनल मोशन पढ़ोगे वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे, बट यहां पे सिर्फ आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इनर्शिया पढ़ना है। ठीक है, चलिए इस इनर्शिया को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा। अगर ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया तो इनर्शिया आपको समझ में चुटकी में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है फिजिक्स, इसलिए तो चैनल का नाम है ना बहुत इजी है फिजिक्स। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, दोस्तों का आपका एक सर्कल है। उसमें से कुछ दोस्त होते होंगे कि भाई चल घूमने चलते हैं, तो तुरंत एग्री हो जाते होंगे, हाँ कहाँ चलना है बताओ, वहां चले जाएंगे। कुछ ऐसे दोस्त होते होंगे उस ग्रुप में कि भाई घूमने चलना है, नहीं घूमने चलना है या मूवी देखने चलना है, वो तुरंत ओपोज करेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। आ रहा बात समझ में ना, कि नहीं हम नहीं जाएंगे। उनके मतलब चलो घूमने चलते हैं या कुछ और करते हैं, कुछ नया करते हैं, वो तुरंत ओपोज करेंगे ऐसे दोस्त। तो ऐसे दोस्तों का जो रेसिस्टेंस पावर है वो बहुत हाई होता है। मतलब जैसा चल रहा है वैसा वो चलने देते हैं। वो जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा ऑफर करेंगे अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे। सपोज मान लो उनका एक प्रॉपर हेयर स्टाइल है, आप बोलोगे नहीं इस हेयर स्टाइल से इस हेयर स्टाइल को आप इसको ट्रांसफर करो अपने हेयर स्टाइल को, तो बोलेंगे नहीं नहीं ये हेयर स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है, यही ठीक है। तो जिनका रेसिस्टेंस पावर है, कुछ भी चेंज करोगे वो रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे, है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। मतलब हम बोलेंगे ऐसे दोस्त का इनर्शिया पावर बहुत ज्यादा है। जो दोस्त बोलो अरे चल वहां चलते हैं, हाँ चल, तो उनका इनर्शिया जो रेसिस्टेंस करते हैं चेंज की वजह से, कुछ भी प्लान की वजह से, वो कम है। मतलब उनका रेसिस्टेंस इनर्शिया क्या है, बहुत ही कम है। तो इनर्शिया का मतलब यही होता है। इनर्शिया का मतलब होता है कि एक बॉडी जो है जिस भी स्टेट में है, जिस भी पोजीशन में है, स्टेट मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसा मत समझना कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये स्टेट वाला नहीं है। स्टेट का मतलब होता है पार्टिकल का दो स्टेट के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। या तो पहला स्टेट हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, और दूसरा स्टेट बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। ये दो स्टेट हम लोग समझते हैं। तो बोला जाता है इनर्शिया में कि बॉडी जिस भी स्टेट पे है, मतलब रेस्ट वाले स्टेट पे है या मोशन वाले स्टेट पे है, उसी वाले स्टेट पे वो रहना चाहेगा जब तक तब तक उस पे फोर्स नहीं लग जाएगा।
एकदम क्लियर बात है। मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो लाइफ टाइम तक वो रेस्ट पे ही रहेगा। और अगर एक बॉडी मोशन में है, मोशन मतलब कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक ऐसा मोशन जहां पे वेलोसिटी पार्टिकल का क्या हो? कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो दो स्टेट हो गया, एक पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और अगर एक पार्टिकल मोशन में है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? Until the external force act on the body। मतलब जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी का जो स्टेट है वो परमानेंट रहेगा। जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा, जो स्टेट ऑफ मोशन है वो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। मतलब बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से, इस वाले स्टेट से, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आना चाहेगा तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर एक पार्टिकल अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर उसका मोशन चेंज करना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी आप चेंज करना चाहते हो, वहां पे भी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल का, दिस प्रॉपर्टी है ना, टू रिमेन इट्स स्टेट, मतलब अपने स्टेट में रहने वाला जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। और जो बंदा इनर्शिया समझ गया, मतलब वो क्या समझ जाएगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी समझ जाएगा। कि इसको दोनों तरीके से आपको समझना है कि अगर पार्टिकल एक अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे है और स्टेट ऑफ मोशन में है, ये तब तक बना रहेगा, तब तक बना रहेगा, हमेशा के लिए बना रहेगा, जब तक इस पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है। मतलब लग रहे होंगे फोर्सेस, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स लग रहा हो, उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब अगर पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है, तो पार्टिकल जो होगा वो हमेशा या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। ठीक है, यही चीज हमें समझना है। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको आप उल्टे तरीके से भी आपको समझना है कि अगर यहां पे हम थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं कि इफ, ऐसे समझते हैं, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, वो भी कैसा फोर्स होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो एक बात बताओ, एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी का जीरो है तो पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और अगर ये पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो मतलब दो चांसेस हैं आपके, आइदर बॉडी जो होगा वो या तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं, या तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसको यूनिफॉर्म मोशन, पार्टिकल का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यही चीज है, आपको उल्टा भी समझना है कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसके वजह से एक्सेलरेशन इसका जीरो, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जीरो है। जिस भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होता है उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। ये चीज आपको समझ में अगर आया तो इनर्शिया आपको समझ में आ गया। और क्या आपको समझ में आ गया? इनर्शिया के साथ साथ आपको क्या समझ में आ गया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया। बस यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बाकी स्टेटमेंट का क्या? स्टेटमेंट आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, है ना, किसी भी बुक में मिल जाएगा, आप आराम से उसको क्या है याद कर लेना है। बस समझना आपको मेन होता है फिजिक्स में कि आपको समझ में आ रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की नहीं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने क्या समझा कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। इस चीज को हम एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स अगर जीरो हो जाता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब या तो रेस्ट पे होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब उस पूरे सिस्टम का या फिर उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है बेटा लोग, समझ में आया इतना? ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब अगर इनर्शिया के बारे में अगर कोई पूछेगा तो बोलोगे इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब जो चेंज होता है रेस्ट से मोशन या मोशन से जो रेस्ट अगर होगा, इस चेंज को जो ओपोज करने वाला जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया,
है ना। और इनर्शिया किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, आप जब रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तो इसी इनर्शिया का एनालॉगस पढ़ोगे आप लोग रोटेशनल मोशन में, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि कोई भी एक बॉडी अपने जिस भी स्टेट में है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, वो तब तक बना रहेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। अगर उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मतलब उसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज होकर स्टेट ऑफ मोशन में हो जाएगा, और स्टेट ऑफ जो मोशन है वो ऐसा नहीं कि स्टेट ऑफ रेस्ट में हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। मतलब वहां पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन होना, एक्सेलरेशन होना मतलब फोर्स होना। ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को देखो क्या डिस्कस करना है। इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हमें समझ में आ गया। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो ये क्या है, ऐसे समझना है, एकदम सिंपल सा समझना है। इफ नेट फोर्स इज जीरो देन नेट एक्सेलरेशन इज जीरो। नेट एक्सेलरेशन जीरो मींस क्या? आइदर वेलोसिटी इज जीरो, जिसको हम कौन सा स्टेट बोलते हैं? रेस्ट वाला स्टेट बोलते हैं, या वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बस इतना अगर आपको याद है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, आप क्वेश्चंस बना दोगे। क्वेश्चंस का आप टेंशन मत लो, क्वेश्चंस हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फोर्सेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, है ना। कैसे कैसे फोर्सेस से हमें डील करना पड़ेगा, उन फोर्सेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। क्या है फोर्सेस के बारे में वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला जो हम फोर्स समझेंगे वो हम समझेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये वाला हम लोग समझेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग जो समझेंगे फोर्स, हम लोग फोर्सेस के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहला जो हम लोग फोर्स समझेंगे वो समझेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा हम लोग समझेंगे नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड हम लोग समझेंगे टेंशन। ये सब फोर्सेस हम लोग को समझना है, टेंशन। और उसके बाद चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या और टेंशन क्या होता है। उसके बाद हम स्प्रिंग फोर्स समझ सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। टेंशन को हम टी से डिनोट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को एन से डिनोट करते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम देखते हैं, बताता हूं मैं, और यहाँ पे इसको एफएसबी या एफएस बोलते हैं, कुछ भी आप यहाँ बोल सकते हो। तो इन सारे फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग को डिस्कशन करना पड़ेगा, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा फोर्स है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का देखो मतलब क्या होता है यहाँ पे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट नाम लिया मतलब उसका डेफिनेटली मास होगा। अरे बात समझ में ना। ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, हम एक बड़ा सा चैप्टर है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का, वहां पे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। हमें अभी छोटा सा बेसिक चीज हमें समझना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो मैंने बोला दुनिया में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ ना कुछ तो उनका मास है। इवन इलेक्ट्रॉन का भी मास है ना, छोटा मास है बट है मास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं मतलब उसका एक मास है। अब उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है अपने तरफ, अपने सेंटर की तरफ, उसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना लगाएंगे और हम डायरेक्शन क्या लगाएंगे वो हमें समझना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स होगा वो देखो क्या होगा। तो कोई भी एक मास मान लेते हैं m है, कोई भी एक मास m है। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, लटका हुआ हो सकता है, किसी सरफेस पे हो सकता है, इंक्लाइन सरफेस पे हो सकता है, कुछ भी है। अगर मास आपको दिख रहा है, अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा कि इस पे एक फोर्स आपको लगाना है।
कौन लगा रहा है इस पे? एक फोर्स लगाना है। किस डायरेक्शन में लगाना है? बोलिए किस डायरेक्शन में लगाना है? टुवर्ड्स द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें लगाना है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एमजी। इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है। अब ये मास पे आपको फोर्स लगाना है। ये मास पे कौन लगा रहा है फोर्स? अर्थ लगा रहा है। किधर लगा रहा है? टुवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं कि बेटा ये मान लो अर्थ है, तो अर्थ के वजह से इसमें जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ ऐसे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर के तरफ मतलब उसी को हम क्या बोल दे रहे हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग बोल दे रहे हैं। मतलब किसी भी एक बॉडी ऑफ मास m पे, कोई भी एक बॉडी ऑफ मास m है, उस पे नीचे एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैग्नीट्यूड कितना लगाएंगे? mg लगाएंगे। जी मतलब हम समझ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हम जनरली क्या लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिया कि मान लो बेटा ये 2 kg का बॉडी है, तो इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 2g। 2g मतलब mg लग रहा है ना? किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इधर ऐसे मत लगा देना। किस डायरेक्शन में लगाओगे? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे। तो मैं बोलूंगा कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? तो आप बोलोगे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। न्यूटन क्या है? फोर्स का एसआई यूनिट है। और किसको 1 न्यूटन बोलते हैं हम लोग आगे के क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 2 kg का बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है 20 न्यूटन। इसी को हम वेट भी बोलते हैं। इसी को हम वेट भी बोलते हैं, वेट। जैसे कि मान लो एक बंदा है ना, एक बंदा है मान लो 70 kg का, एक बंदा है 70 kg का। अब 70 kg पे अर्थ कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? इसी फोर्स को हम बोलते हैं वेट। W को हम बोलेंगे 70 into G mg, मतलब 700 न्यूटन का अर्थ उस पे फोर्स लगा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब जितना बड़ा मास होगा उतना बड़ा फोर्स अर्थ लगाएगा अपने सेंटर की तरफ। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी वाला भी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, वेट भी हम बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट फोर्स हमें समझ में आ गया। तो किसी भी तरह से अगर आपको m मास दिख जाएगा, जैसे मान लें बेटा यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको। मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ऐसे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक पुली है, ऐसे यहाँ पे ऐसे एक मास है, यहाँ एक मास m1 है, यहाँ एक मास m2 है, और यहाँ पे एक पुली है, मासलेस पुली है, और स्ट्रिंग भी जो है मासलेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस भी है वहां पे। तो इस पे अब फोर्सेस हमें लगाना है। तो फोर्सेस हम कैसे लगाएंगे? कैसे फोर्सेस लगाएंगे? यहां अगर हमें फोर्स लगाना है तो किधर लगाएंगे? m1g, बस। यहां अगर हमें फोर्सेस लगाना है तो कैसे लगाएंगे? m2g, बस। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी हम लोगों ने सीखा है। किस डायरेक्शन में लगाना है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। सपोज एक मास यहाँ पे किसी एक सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे एक सरफेस पे रखा हुआ है जिसका मास मान लो m है, ऐसे। अब इस मास पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है कैसे लग रहा है? mg, बस यहाँ पे mg। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सपोज एक मास यहाँ पे किसी इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है, ये थीटा इंक्लाइनेशन है यहाँ पे, और ये मास है यहाँ पे। अब इस मास पे जो फोर्स लगाएंगे वो किधर लगाएंगे? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना है। आपको फोर्स जो लगाना है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना है, चाहे बॉडी कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए यहाँ पे तो mg के बारे में हमने सीख लिया कि कैसे लगाना है, किधर लगाना है, कितना लगाना है। अब हम लोग नेक्स्ट फोर्स के बारे में हम लोग जो सीखेंगे वो अभी हम लोग सीखेंगे नॉर्मल फोर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसको अभी हम लोग नेक्स्ट फोर्स हमारा जो है वो है नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन को जनरली हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं भी आपको R भी मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन को। तो आपको जनरली N से ही डिनोट करना है नॉर्मल रिएक्शन को। अब ये बेसिकली कब लगाएंगे हम लोग? जैसे हमने बोला फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम कभी भी लगाएंगे, m मास दिख रहा है मतलब हम लगा देंगे। लेकिन ये नॉर्मल फोर्स हम कब लगाएंगे? एक ही केस में लगाएंगे, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा। एक बॉडी दूसरे बॉडी के जब कांटेक्ट में होता है, कांटेक्ट फोर्स है ये,
आ रहा है बात समझ में? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब दूर से ही लग जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी जो है नॉन कांटेक्ट है, मैग्नेटिक भी नॉन कांटेक्ट है, दूर से ही लग जाएगा। दो चार्जेस के बीच में फोर्स, दो मैग्नेट के बीच में फोर्स, दो मासेस के बीच में फोर्स। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तब लगेगा जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो यहां पे बेटा एक सरफेस है यहां पे, और इस सरफेस पे एक ब्लॉक है, यहां पे कुछ ऐसा एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है। अब इस ब्लॉक पे पहला फोर्स जो आप लोगों ने सीखा है वो क्या सीखा है, mg लगेगा। किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब नाम में छिपा हुआ है बेटा, मतलब जो सरफेस है इस सरफेस के पैरेलल में लगेगा। कांटेक्ट फोर्स जो होता है हमेशा सरफेस के पैरेलल में होता है, या जिस पॉइंट के कांटेक्ट में उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहां पे जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल n लगेगा ऊपर, ऐसे देख लो यहाँ पे। तो इस बॉडी पे आपने दो फोर्सेस सीख लिया, mg तो आपने पहले सीख लिया था, अब ये नॉर्मल फोर्स आपने सीख लिया। ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब इस बॉडी पे देखो mg नीचे लग रहा है, तो इस कांटेक्ट होने की वजह से ये सरफेस भी इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल ऊपर लगाएगा, नॉर्मल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स होता है ये, मतलब जब तक ये कांटेक्ट में नहीं होगा तब तक नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे एक केस में बताया कि मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग से, एक पतला सा धागा से यहाँ पे एक मास ऐसे यहाँ पे लटका हुआ है, देखो यहाँ पे एक मास, देखो यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है। अब इस मास पे आप mg तो आंख बंद करके लगाओगे, है ना। नॉर्मल फोर्स लगाओगे क्या, अगर मैं किसी से पूछूंगा नॉर्मल फोर्स लगाओगे क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे नॉर्मल फोर्स, बिकॉज ये कांटेक्ट में नहीं है। अगर कांटेक्ट फोर्स होगा तो हम नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, मतलब दो बॉडी कांटेक्ट में लटका हुआ है, लटका हुआ मतलब हम फोर्स नहीं लगाएंगे, कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक और सरफेस बताता हूँ, इंक्लाइन सरफेस पे हम कैसे लगाते हैं नॉर्मल फोर्स। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस है, ऐसा कुछ इंक्लाइन सरफेस है यहाँ पे, ये इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन है। देखो यहाँ पे एक बॉडी है, m मास का एक बॉडी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इंक्लाइनेशन थीटा है। अब इस m मास पे जो हम फोर्सेस लगाएंगे उसके बारे में देखो आप लोग। यहाँ पे जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो कैसे लगाऊंगा, mg, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगाऊंगा, और ये सरफेस के कांटेक्ट में है मतलब नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब ये नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स। देख लो, तो नॉर्मल फोर्स मैंने कैसे लगाया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस ऐसा है, ऐसे लगाया परपेंडिकुलर, देख लो यहाँ पे। तो दो फोर्सेस हमने लगा दिया, बस दो ही सिचुएशन आपको समझना है यहाँ पे। एक फ्लैट सरफेस हो सकता है, इंक्लाइन सरफेस हो सकता है। तो जो भी सरफेस आप मान लो, एक ऐसा सरफेस है ऐसा, और इसका सेंटर यहाँ है, मतलब कर्व सरफेस है, इसका सेंटर यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे। अब एक पार्टिकल यहाँ है मान लो यहाँ पे, अब इस पे मैं बोलूंगा कि इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाओ, तो आंख बंद करके आप बेटा mg तो आप ऐसे लगाओगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मल फोर्स कैसे लगाओगे, किसी भी कर्व सरफेस पे नॉर्मल का मतलब क्या होता है आप समझते हो ना, कोई भी एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है, ऐसे, ये नॉर्मल हो गया। अगर बॉडी यहां है तो नॉर्मल आप ऐसे लगाओगे, ऐसे, सेंटर से बस वो लाइन पास करना चाहिए। अगर सेंटर से पास कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। अगर यहां है तो आप सिंपली ऐसे लगाओगे, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, mg नीचे लगेगा, यहाँ पे नीचे mg ऐसे लगेगा। आ रहा है समझ में ना, नॉर्मल फोर्स का मतलब आप समझ गए, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा। जैसे ये ऐसे है, मान लो ये दीवार है ना, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मेरा हाथ ऐसे है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे, देखो आपके फेस की तरफ, कैमरे की तरफ। आ रहा है बात समझ में? इसका भी एक केस हम लोग कर ही लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सरफेस कैसा भी हो, बस आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस कर देना है बेटा। मान लो यहाँ पे बेटा एक वॉल है, यहाँ पे एक बॉडी है, देख लो यहाँ पे m मास का एक बॉडी है ना। अब इस पे हमें लगाना है फोर्सेस। कैसे लगाओगे आप फोर्सेस, बताओ। सबसे पहला फोर्स तो आप लगा दोगे बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, डायरेक्शन पता है आपको,
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना। और यहाँ नॉर्मल फोर्स कैसे लगाओगे, सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो ये हो गया नॉर्मल फोर्स, हो गया। बस नॉर्मल फोर्सेस ऐसे ही होता है। आ रहा बात समझ में। और भी देखो करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा नॉर्मल फोर्सेस का तो आप क्वेश्चंस कैसे करोगे, फ्रिक्शन फिर आपसे नहीं होगा। मान लो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मान लो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक का नाम है ए, और इस ए ब्लॉक के जस्ट ऊपर एक इससे छोटा एक ब्लॉक हमने रख दिया, ब्लॉक बी। देखो अब आपको फोर्सेस दिखाना है, कैसे दिखाओगे, सबसे पहले तो मैं ए के ऊपर फोर्सेस दिखा रहा हूं, मान लो ए के ऊपर मैं दिखा रहा हूं। अभी आप समझ जाओ कि बी सिर्फ ए है, यहां पे ऐसे समझना है आपको। तो ए के ऊपर आप जो फोर्स लगाओगे, सबसे पहला क्या लगाओगे बताओ, mg लगाओगे। मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो यहां क्या लगाओगे, mg लगाओगे, m1g। और इस सरफेस के ये कांटेक्ट में तो ये एक फोर्स लगाएगा ऊपर, जिसको हम बोलेंगे मान लो n1। n1 क्या है, ये ग्राउंड लगा रहा है इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया। अब देखो ध्यान से क्या है बेटा, m2 जस्ट इसके ऊपर है, m2 की वजह से इसके नीचे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कांटेक्ट फोर्स एक लगेगा। आ रहा है बात समझ में। मतलब m2 जो है m1 के ऊपर है, इसकी वजह से यहां एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा n1। ठीक है, ये हो गया फोर्सेस किसका, m1 का, ये गया m1 का, ये फोर्सेस हो गया। इसी को हम आगे जाके फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, इसी को आगे जाके हम लोग बोलते हैं FBD, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब बेटा ये फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है कि पार्टिकल को जो मतलब जो बॉडी है उसको एक छोटे से पार्टिकल के जैसे एज्यूम करना है और उस पे फोर्सेस लगाना है कि कौन कौन से फोर्सेस उस पे लग रहे हैं। वो कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है वो हमें नहीं बताना है, उस पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें दिखाना है उस बॉडी पे। तो इस m1 बॉडी पे हमने दिखा दिया। अगर मैं बोलूंगा m2 बॉडी पे, अब बताओ m2 बॉडी पे दिखाते हैं, तो सबसे पहला जो फोर्स लगेगा m2 बॉडी पे वो क्या लगेगा, m2g। और नॉर्मल रिएक्शन किसके वजह से लगेगा, m1 की वजह से। देखो बस इतना ही फोर्स लगेगा, n1 नहीं n2, सॉरी यहाँ पे ये जो लगाएगा वो n2 लगाएगा, सॉरी m2 जो m1 पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा था, कांटेक्ट फोर्स, तो n2 लगाएगा, और m1 m2 को जो लगाएगा वो n2 लगाएगा। ये इसी को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। मतलब फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा दो होंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। ये फोर्सेस के बारे में आपको समझ में आ गया। चलिए यही हो गया हमारा दो बॉडी का। आप लोग ट्राई कर सकते हो कि तीन बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में होंगे तो क्या होगा, वही सेम करना है। दो बॉडी का जो कर लिया वो तीन बॉडी का कर लेगा, चार बॉडी का कर लेगा, जितने बॉडी का होगा सब कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये नॉर्मल रिएक्शन का काम हमारा हो गया। अब टेंशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि टेंशन कैसे लगाते हैं। टेंशन, बहुत बच्चे तो टेंशन सुन के तो उनके दिमाग में टेंशन हो जाता है, बट एक्चुअल में टेंशन से टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल है टेंशन लगाना। टेंशन क्या होता है बेसिकली बेटा, कोई भी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, तो जब तक स्ट्रिंग लूज होता है बेटा, लूज है ना, एकदम लूज है स्ट्रिंग, उसमें कोई टेंशन नहीं होता, जीरो टेंशन होता है। जैसे वो स्ट्रिंग क्या होता है, टाइट हो जाता है बेटा, है ना, वो जो स्ट्रिंग है थोड़ा सा स्ट्रेट होके टाइट हो जाता है, उसमें अगर फोर्सेस लग रहे हैं दोनों साइड से तो उसमें एक टेंशन डेवलप हो जाता है, एक फोर्स डेवलप हो जाता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। तो कैसे लगाना है टेंशन वो हम लोग समझते हैं, सिंपल सिंपल सिचुएशन हम लोग समझते हैं। मान लो यहाँ एक सीलिंग है और एक स्ट्रिंग है ऐसे, और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है। देखो मास मान लेते हैं बेटा 5 kg का एक मास लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है। अब यहाँ पे हमें दिखाना है कि टेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बोलता हूं आपको कि बेटा इस 5 kg पे आपको बनाना है, फोर्सेस बनाना है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो 5 kg पे जो पहला फोर्स लगाओगे, यहां लिख देता हूं मैं 5 kg, इसमें जो पहला फोर्स लगाओगे आप बोलोगे सर 5g, mg नीचे लगता है। दूसरा फोर्स, अगर आपको एक स्ट्रिंग दिखा, स्ट्रिंग जब भी दिखेगा और उस स्ट्रिंग अगर टाइट दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा, तब आप उस पर टेंशन लगाओगे। ऐसा नहीं कि लूज है बेटा और उस पर आप टेंशन लगाओगे, नहीं।
तो स्ट्रिंग यहाँ पे आपको दिखा, तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को ऐसे मिटा देना है। मिटा दिया। अब जैसे आपने स्ट्रिंग को मिटाया, आपको एरो दे देना है यहाँ पे दोनों साइड से। तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी। तो इस बॉडी पे अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे ग्रेविटी लगा रहा है mg, ऊपर एक स्ट्रिंग लगा रहा है टेंशन। तो स्ट्रिंग में एक टेंशन है यहाँ पे टी, यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन दोनों इक्वल है। जब भी एक ही स्ट्रिंग होगा, व्हेन देयर इज अ सिंगल स्ट्रिंग, बिकॉज यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है मासलेस स्ट्रिंग है, जब भी आपका जो स्ट्रिंग है वो मास वाला स्ट्रिंग हो जाएगा तो वहां पे हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह पे टेंशन जो होगा वो सेम होगा। टेंशन का डायरेक्शन कैसे दोगे मैं, मतलब मान लो यहाँ पे कैसे स्ट्रिंग है, आपको यहाँ मिटा देना है, मिटा के यहाँ एक एरो ऐसे, एरो ऐसे, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, बस। तो इधर वाला बॉडी होगा जिसकी वजह से टेंशन इधर, इधर वाला बॉडी होगा इसकी टेंशन इधर। एकदम सिंपल है। बस जो स्ट्रिंग है उसको वहां पे ऐसे मिटा के एरो दे देना है, टेंशन पता चल जाएगा आपको। क्लियर है? देख लो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे टेंशन लगाना। तो टेंशन लगाना आपने सीख गया। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है, और भी सिचुएशंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मान लो यहाँ पे कैसा सिचुएशन है बेटा, देखो यहाँ एक पुली है ऐसे, यहाँ एक मास है बेटा m1, यहाँ पे एक मास है बेटा m2। देख लो लॉज ऑफ मोशन तक जब आप रोटेशनल मोशन में जाओगे, वहां पे आपको जो पुली दिखेंगे वो फ्रिक्शन वाले पुली दिखेंगे। नहीं तो हर जगह पे आपको जो पुली दिखेंगे वो मासलेस दिखेंगे और फ्रिक्शनलेस दिखेंगे, दोनों दिखेंगे। और स्ट्रिंग पे यहाँ पे मासलेस होगा। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, देखो यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग है। तो जब भी दो अलग अलग स्ट्रिंग, तो टेंशन अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ की जो स्ट्रिंग है वहां पे नाम मैंने T1 दे दिया और यहाँ पे T2 दे दिया। दो स्ट्रिंग मतलब दो टेंशन। अब कैसे कैसे फोर्सेस लगाएंगे वो अभी मैं दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं M1 पे फोर्स लगा रहा हूं। M1 पे सबसे पहला फोर्स आप क्या लगाओगे, M1G। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग को आपने ऐसे मिटा दिया, यहाँ एक एरो, यहाँ T2 और यहाँ एक एरो, यहाँ T2। फिर यहाँ क्या करोगे नीचे बताओ, यहाँ हो गया M2G, यहाँ पे क्या हो गया T2 और यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे T2। देखो लग गया, इसका काम हो गया हमारा। और कोई फोर्सेस लग रहे हैं क्या, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे? कांटेक्ट क्या कब लगता है, जब किसी सरफेस के ऊपर ये कांटेक्ट में होगा, टच में होगा, पर है नहीं। अब यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे मैंने इसको रब कर दिया ऐसे, यहाँ पे T1, यहाँ पे T1। तो अगर इसे पुल्ली का FBD अगर हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे T2 इधर, T2 इधर और ऊपर क्या T1। ये सिर्फ पुली का हो गया। पुली मासलेस है इसलिए यहाँ पे mg नहीं लग रहा है। अगर मास होता तो नीचे हमें क्या लगाना पड़ता है, mg लगाना पड़ता है, बट नहीं है, इसका मास नहीं है, जीरो मास है। आ रहा है समझ में? हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट टेंशंस होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टेंशंस आपको लगाना पड़ेगा। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है, एक मान लो एक ऐसा है, फिर यहाँ पे एक ऐसा है, फिर इधर एक ऐसा है। तीन बॉडी मान लेते हैं, M1, M2, M3। देखो यहाँ पे कितने स्ट्रिंग हो गए, दो स्ट्रिंग हो गए। अब यहाँ पे हम कैसे, ये ऊपर वाले स्ट्रिंग को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं। ये दो, ये स्ट्रिंग देखो, यहां से यहाँ एक स्ट्रिंग है, फिर यहां से यहाँ एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे टेंशन हम कैसे कैसे लगाएंगे, फोर्सेस हम कैसे कैसे लगाएंगे। अब सपोज मैं बोलता हूँ M1 पे अगर हमें फोर्स लगाना है, M1 पे, तो M1 पे हम फोर्स कैसे लगाएंगे, सबसे पहले M1G लग गया, ऊपर मान लो हमने T1, हो गया इसका काम खत्म। अब यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे भी हम T1 दे सकते हैं, पुली का कोई काम नहीं है इसलिए हम इसका टेंशन का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो गया, ये T1 हो गया। अब यहाँ अगर लगाएंगे बेटा तो M2G एक नीचे लगेगा कि नहीं, M2G इस पे, और नीचे क्या लगेगा T2। अब हाँ अच्छा, ये M1 M2 और इसको M3 ले लेते हैं। अब इसका M3 का लगाएंगे तो क्या लगेगा, M3 into G, ऊपर क्या लगेगा T2। देख लो सारे फोर्सेस हो गए यहाँ पे। कांटेक्ट फोर्स बस यहाँ नहीं लगेगा। M2 वाला मैं थोड़ा फिर से बना देता हूँ, M2 वाला कैसे लगेगा देख लो। नीचे लगेगा बेटा M2G, नीचे है टेंशन T2, ऊपर एक टेंशन है T1। हो गया। M3 का हम लगाएंगे तो नीचे M3G, देखो यहाँ पे ऊपर क्या है T2। ऐसे हमें फोर्सेस लगाना आना चाहिए। मतलब
मास है mg लगाना है, किधर लगाना है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। स्ट्रिंग है तो आपको टेंशन लगाना है, स्ट्रिंग है तो आपको टेंशन लगाना है, ठीक है। और अगर कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लगाना है। ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो और भी बताता हूं आपको, यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन बता रहा हूं देखो, मान लो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, लाइक ये रहा ऐसे, इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइनेशन यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक मास है, देखो यहाँ पे एक पुली है ऐसे, और यहाँ पे एक मास है, देख लो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है। देखो अभी मासेस दे देता हूं मैं, यहाँ पे m1, यहाँ पे m2। अब आपको फोर्सेस दिखाना है, यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस आप दिखा सकते हो। एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन होगा। m1 का अगर मैं दिखा रहा हूं तो यहाँ क्या हो गया m1g, यहाँ क्या लगेगा t लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ t लगेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, m2g आप क्या लगाओगे, देखो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप m2g लगाओगे, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगाओगे, कांटेक्ट में इधर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाओगे, बस। और कोई फोर्सेस लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। एक छोटा सा चीज आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे कि जब भी इंक्लाइन सरफेस होगा, देखो यहाँ पे आपको समझना है, पहले तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आपको इंक्लाइन सरफेस का एक छोटा सा चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे इंक्लाइन सरफेस का, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नहीं तो बच्चों को डर लगता है इंक्लाइन सरफेस पे कि इंक्लाइन प्लेन है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। होना क्या है मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा। इंक्लाइन सरफेस को अभी हम लोग समझते हैं, पूरा क्लियर करते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, ये मान लो इंक्लाइन सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास m है। अब इसी का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, कैसे कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहला जो आप फोर्स लगाओगे वो क्या लगाओगे, mg लगाओगे, है ना। और दूसरा फोर्स जो लगाओगे क्या लगाओगे, नॉर्मल लगाओगे। तो बात ये है कि mg जो है आप ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा दी, बट ये बॉडी जो है वो क्या है बेटा, या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, दो ही डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो अलोंग द इंक्लाइन आपको कोई फोर्स नहीं पता है, तो अलोंग द इंक्लाइन आपको फोर्स दिखाना पड़ेगा तो इस mg को आपको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक इधर और एक इधर। तो कैसे करेंगे ये, अगर ये बेटा थीटा है, देख लो यहाँ पे ये 90 हो गया, तो ये क्या, ये वाला एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो गया थीटा, क्योंकि ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर से मैं समझा रहा हूं, देखो यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल है, ऐसे सोचो ऐसे, अब यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो गया 90, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा थीटा, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखो इस mg का दो कंपोनेंट हम ले रहे हैं, एक इधर ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एक ले रहे हैं पैरेलल टू द इंक्लाइन। सो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या हम लेंगे, जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा होता है, सो इधर हो गया mg cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया यहाँ पे mg sin थीटा। देखो यहाँ पे जिधर थीटा है उधर cos थीटा, mg cos थीटा। जैसे आपने इस mg को रिजॉल्व कर दिया यहाँ पे, अब इस mg का कोई काम नहीं है, अब इस mg के कंपोनेंट से अब हम लोग को डील करना है, बिकॉज आप इसको x एक्सिस और इधर y एक्सिस आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन जब होगा तो हम कैसे करेंगे। इंक्लाइन प्लेन जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अलोंग द इंक्लाइन हमेशा क्या लगाएंगे, ऐसा है, यहाँ पे मान लेते हैं, आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे सपोज ये 2 kg है, ठीक है, और ये थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इधर एक फोर्स लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे। mg को हम नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर वाला जो हम फोर्स लगाएंगे वो लगाएंगे 2g sin 30 डिग्री, यहाँ लगाएंगे नॉर्मल, और इधर लगाएंगे 2g cos 30 डिग्री। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा ये वाला वैल्यू कितना है, 2g मतलब 20 sin 30 मतलब 1/2 मतलब 10 न्यूटन हो गया यहाँ पे, और इधर क्या होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन 2g cos 30 डिग्री मतलब 20 इंटू कितना √3/2 मतलब 10√3 न्यूटन। तो यहाँ देखो ये ऊपर वाला फोर्स और यहाँ वाला फोर्स एक दूसरे को इक्वेट करेंगे, हम बाद में सीखेंगे वो सब चीज, अभी वो सब चीज हम लोग डिस्कस नहीं करें, बस हम लोग फोर्सेस दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे हम फोर्सेस लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको, एक एक करके फोर्सेस यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूं। तो हमारा कितना फोर्सेस हो गया, टेंशंस के बारे में हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे,
कि जितने स्ट्रिंग्स होंगे उतना टेंशन होगा। अगर एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन होगा। अगर मासलेस है तो, अगर मास वाला स्ट्रिंग होगा तो हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा एक ही स्ट्रिंग में। लेकिन आपके सिलेबस में मासलेस स्ट्रिंग ही सिर्फ पढ़ना है बस। ओके, चलिए यहां तक हो गया हमारा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें समझ में आया, कुछ फोर्सेस हमें समझ में आया। इसके बाद जो हमारे जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स अभी समझना ज्यादा जरूरी नहीं है। हम लोग स्प्रिंग फोर्स जब हम ऐसा भी हो सकता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दूंगा स्प्रिंग फोर्स का, और डिटेल्स में हम लोग जब वर्क एनर्जी पढ़ेंगे वहां पे हमें स्प्रिंग फोर्स का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, या हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे वहां पे और वर्क एनर्जी में ज्यादा जरूरत पड़ता है, अभी उतना जरूरत नहीं पड़ता है। फिर भी मैं आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा बता ही देता हूं, नहीं तो वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर उसके लिए स्पेशल कौन बनाता है वीडियो, है ना। तो देखो स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्या होता है बेटा। एक स्प्रिंग के बारे में हम समझते हैं। मान लो बेटा आपको स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पे ऐसे फिक्स्ड है और यहाँ पे एक ब्लॉक मैं रख दिया हूँ, और स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है, ठीक है। तो अब अगर इस ब्लॉक को मैं इधर खींचता हूं तो अब थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगा, ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे कि ये इसका नेचुरल पोजीशन होता है जिसको हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, मीन पोजीशन भी बोलते हैं। नेचुरल पोजीशन में जब होता है x इज इक्वल टू 0। अब यहां से यहां एक जो ब्लॉक को मैंने डिस्प्लेस किया, मान लो ये x है, तो इस ब्लॉक को आप खुद सोचो ना कि आप जब स्प्रिंग को आप ऐसे खींच दिए हो तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस ब्लॉक पे इधर एक फोर्स लगाएगा ना, ये जो फोर्स लगाएगा उसी को हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स Fs। तो दिस स्प्रिंग फोर्स इज माइनस kx, देखो इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स का आप बस अभी एक फॉर्मूला याद कर लो, Fs इक्वल टू माइनस kx, बस। ये हम डिटेल्स में सीखेंगे। इसका ग्राफ कैसा होता है अभी मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसका ग्राफ ऐसा होता है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। मतलब जब हम x को पॉजिटिव देंगे तो फोर्स इस पे नेगेटिव लगेगा, और x को जब हम नेगेटिव देंगे, मतलब एक और सिचुएशन हो सकता है जब स्प्रिंग पूरा कंप्रेस्ड हो गया, तो इस ब्लॉक पे जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा। मतलब हमने मीन पोजीशन से x जो है नेगेटिव दिया, तो फोर्स जो इस पे लगेगा वो किधर लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, राइट में लगेगा। बस यही है स्प्रिंग फोर्स। इतना बस आप लोग समझ लो। स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू है वो हम लगाएंगे माइनस kx। k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। और भी डिटेल्स में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम एक साथ करेंगे। फिर हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम भी उससे पहले हमें पढ़ना है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा। तो मोमेंटम भी हम लोग समझेंगे, सब समझेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सबको।